नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 20 जून 2020 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज़ हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे गिग इकोनॉमी के बारे में। इसी से संबंधित आपको एक क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करना है। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय गिग इकोनॉमी? गिग इकोनॉमी से आप क्या समझते हैं? इसके बाद दूसरे पार्ट में आपको गिग इकोनॉमी के एडवांटेजेस और चैलेंजेस दोनों डिस्कस करने हैं। ये क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है 250 वर्ड्स में। तो गिग इकोनॉमी के बाद दूसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे एजुकेशन से संबंधित, और तीसरा आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे कोरियन पेनिनसुला में टेंशंस से संबंधित। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल गिग इकोनॉमी के बारे में है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। सबसे पहले हम गिग इकोनॉमी की डेफिनेशन को जानते हैं। गिग इकोनॉमी मतलब एक ऐसी इकोनॉमिक एक्टिविटी जिसमें टेम्परेरी या फिर फ्रीलांसर वर्कर्स जॉब परफॉर्म करते हैं। एग्जाम्पल उबर वर्कर्स या फिर जोमेटो वर्कर्स। देखो, जो जोमेटो वर्कर्स हैं इनके लिए कोई निश्चित टाइमिंग नहीं है। जब चाहे वो अपना मोबाइल स्विच ऑन करके जोमेटो की एप्लीकेशन ऑन करके काम पर आ सकते हैं, और जब उनका मन करे वो एप्लीकेशन को स्विच ऑफ कर सकते हैं, उनको ऑर्डर मिलने बंद हो जाएंगे। तो ये एक एग्जाम्पल है गिग इकोनॉमी का। वैसे तो कोविड-19 के ईरा से पहले ही गिग इकोनॉमी काफ़ी तेज़ी से उभर के आ रही थी, लेकिन इस महामारी के आने के बाद गिग वर्कर्स की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। एक डेटा के अनुसार ऑलमोस्ट 36% जो अमेरिकन वर्कर्स हैं वो डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली गिग इकोनॉमी में इन्वॉल्व हैं। इस महामारी के बाद क्या हुआ है, बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपनी एम्प्लॉइज़ की संख्या को कम करना स्टार्ट कर दिया है, यानी कुछ एम्प्लॉइज़ को काम से निकालना स्टार्ट कर दिया है। अब देखो, ऐसे लोग जिनकी जॉब जा चुकी हैं वो भी गिग वर्कर्स के तौर पर काम करने लगेंगे। पहले क्या हुआ करता था, जो लो स्किल्ड लोग थे वो गिग वर्कर के तौर पे काम करते थे, लेकिन इस महामारी के बाद चूंकि जॉब की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, सप्लाई काफ़ी कम है, तो इस वजह से जो हाईली प्रोफेशनल या फिर हाईली स्किल्ड पर्सन्स हैं वो भी गिग इकोनॉमी में इन्वॉल्व होंगे। एग्जाम्पल दिया जाता है, जैसे देखो, मीडिया आउटलेट को ग्राफिक्स डिजाइनर की आवश्यकता है। वो मीडिया आउटलेट क्या करेगा, असाइनमेंट के आधार पर किसी प्रोफेशनल को हायर करेगा। उस असाइनमेंट को परफॉर्म करने के लिए जितने भी पैसे बनते हैं वो पैसे देगा और उस ग्राफिक डिजाइनर का काम खत्म। उसी प्रकार से एक और एग्जाम्पल है, मान लीजिए नेटफ्लिक्स को कोई काम करवाना है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के एक्सपर्ट से, वो पर आवर के बेसिस पे पैसे देगा, उसके बाद काम खत्म। जितना काम करवाना है उतना काम नेटफ्लिक्स के द्वारा करवा लिया जाएगा। गिग इकोनॉमी के वैसे तो देखो बहुत सारे फायदे भी होते हैं। जैसे सबसे बड़ा फायदा होता है फ्लेक्सिबिलिटी। इवन जो गिग वर्कर्स हैं वो भी अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के हिसाब से काम कर सकते हैं जब उन्हें काम करना है। दूसरा फायदा होता है एफिशिएंसी, क्योंकि देखो, गिग वर्कर्स जब काम परफॉर्म करते हैं अपने आप से तो उनमें एक ओनरशिप का भाव आता है। जैसे आपने देखा होगा, उबर ड्राइवर्स को पता है अगर मैंने अच्छी सर्विस नहीं दी तो जो कस्टमर है, क्लाइंट है, वो रेटिंग्स खराब दे देगा, और जो फ्यूचर क्लाइंट्स हैं, फ्यूचर पैसेंजर्स मेरी कैब में बैठना पसंद नहीं करेंगे, तो वो ओनरशिप के साथ काम करता है। उसी प्रकार से जोमेटो के जो डिलीवरी मैन हैं वो भी ओनरशिप के साथ काम करते हैं। एफिशिएंसी ज़्यादा आती है एज कंपेरिजन टू परमानेंट एम्प्लॉइज। जब उनको पता है कि हमारी जॉब तो फिक्स है, हमें कुछ नहीं होने वाला है, जॉब से कोई नहीं निकालने वाला है। तीसरा फायदा ये होता है, कंपनीज भी कॉस्ट सेविंग कर सकती हैं। अब परमानेंट एम्प्लॉइज तो हैं, कभी काम है कभी नहीं है, लेकिन पैसा तो देना है ना परमानेंट एम्प्लॉइज को। गिग वर्कर्स को जितना काम उतना ही पैसा देना है, कॉस्ट सेविंग काफ़ी कर लेती हैं कंपनीज। नेक्स्ट फायदा होता है चॉइस। कंपनी के पास काफ़ी सारी चॉइसेस उपलब्ध होती हैं। जैसे मीडिया आउटलेट जिस भी ग्राफिक डिजाइनर को वो काम देना चाहते हैं वो दे सकते हैं अपनी मर्जी के हिसाब से, काम की क्वालिटी के हिसाब से। उसी प्रकार से चॉइस वर्कर्स के पास भी होती है कि वो किस कंपनी के लिए काम करना चाहते हैं, किस प्रोजेक्ट के लिए काम करना चाहते हैं। उनको जो काम नहीं करना, उनकी पसंद का नहीं है, वो उस काम को अवॉइड कर सकते हैं।
नेक्स्ट फायदा होता है इंक्लूसिवनेस का। मतलब अब देखें, कुछ काम तो ऐसे हैं कि रूरल इलाकों में जो लोग रहते हैं वो भी ऑनलाइन प्रोजेक्ट ले सकते हैं और अपने घर में रहते हुए ही जॉब को परफॉर्म कर सकते हैं। अब ग्राफिक्स डिज़ाइनर शहर में बैठा है या फिर गांव में बैठा है, क्या फ़र्क पड़ता है? अगर इंटरनेट की फैसिलिटी उपलब्ध है गांव में तो वो जॉब को वहीं से परफॉर्म कर सकता है। और इंक्लूसिवनेस देखो जेंडर के हिसाब से भी, आज भी कई इलाकों में पैट्रियार्की काफ़ी ज़्यादा इंट्रेंस्ड है, तो महिलाएं घर से बाहर नहीं निकल पाती काम करने के लिए। लेकिन गीग वर्क में क्या होगा, घर से ही वो जॉब को परफॉर्म कर सकेंगी, तो उनका जो पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में वो इंक्रीज होगा। बट देखो, ऐसा हर एक जॉब के लिए पॉसिबल नहीं है। जैसे उबर, जोमेटो, इन कामों के लिए तो आपको घर से बाहर निकलना ही होगा ना। लेकिन कुछ काम ऐसे हैं जो वर्क फ्रॉम होम से पॉसिबल हैं। तो ये हमने कुछ एडवांटेजेस डिस्कस किए। अब बात करते हैं डिसएडवांटेजेस की। वैसे इस आर्टिकल का फोकस जो है वो डिसएडवांटेजेस पर ही है, लेकिन एडवांटेजेस तो हमने आर्टिकल को कंप्लीट करने के लिए डिस्कस किए। सबसे पहला डिसएडवांटेज राइटर ये बोलते हैं, सोशल प्रोटेक्शन अवेलेबल नहीं होती गिग वर्कर्स को। देखो, जो परमानेंट एम्प्लॉइज होते हैं उनको काफ़ी तरह की सोशल प्रोटेक्शन अवेलेबल होती है। फॉर एग्जांपल इंश्योरेंस, उनका प्रोविडेंट फंड होता है अलग से, वर्किंग आवर्स निश्चित होते हैं। लेकिन गिग वर्कर्स के लिए ना तो संडे की छुट्टी निश्चित है, हाँ फ्लेक्सिबिलिटी जरूर है, काम ना करना चाहें तो वो इनकार कर सकते हैं, लेकिन फिर भी देखो बहुत सारे लोग इस प्रोविज़न को अवेल नहीं करते हैं। तो ये पहला डिसएडवांटेज है, सोशल प्रोटेक्शन प्रोवाइड नहीं होती गिग वर्कर्स को। दूसरा डिसएडवांटेज है नेगोशिएटिंग पावर। अब देखो, मार्केट में काम की डिमांड ज़्यादा है बट अपॉर्चुनिटीज़ कम हैं, तो क्या होगा, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं वो बिल्कुल कम पैसों में काम करवाने के लिए तैयार करेंगी वर्कर्स को। वर्कर्स को तो जरूरत है ना, क्योंकि वर्कर्स की संख्या ज़्यादा है, काम कम है, लेकिन वर्कर्स की नेगोशिएटिंग पावर नहीं है, कोई यूनियन का प्रोविज़न नहीं है, एक्सप्लॉइट करने की संभावना ज़्यादा है कंपनीज के द्वारा गिग वर्कर्स को। ये दूसरा डिसएडवांटेज है। तीसरे डिसएडवांटेज की बात करें, अर्बन सेंट्रिक है। वैसे तो देखो, हमने इंक्लूसिवनेस का पॉइंट डिस्कस किया था, लेकिन आपको भी पता है बहुत कम अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होती हैं वर्क फ्रॉम होम से संबंधित। ज़्यादातर जो गिग वर्कर्स के लिए अपॉर्चुनिटी अवेलेबल होती हैं वो शहरों में अवेलेबल होती हैं, और गांव में इंफ्रास्ट्रक्चर भी इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, इंटरनेट संबंधित या फिर दूसरी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होती। नेक्स्ट डिसएडवांटेज कॉन्फिडेंशियल डेटा से संबंधित है। अब देखो, काफ़ी बार गिग वर्कर्स जो हैं वो सेम ही डोमेन की अलग अलग कंपनीज के लिए काम कर रहे होते हैं, तो एक कंपनी का जो डेटा है वो दूसरी कंपनी के साथ शेयर किया जा सकता है। कॉन्फिडेंशियलिटी की दिक्कत है गिग इकोनॉमी में। तो ये कुछ डिसएडवांटेजेस हैं गिग इकोनॉमी के। सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, एक तो देखो हायर एजुकेशन के जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो अब अपने प्लेसमेंट सेल्स को इस प्रकार से तैयार करें, क्योंकि पोस्ट कोविड ईरा में गिग वर्कर्स की संख्या वैसे भी इंक्रीज होने वाली है। तो क्यों ना पहले से ही जो प्लेसमेंट सेल्स हैं वो इस प्रकार की जॉब के लिए स्टूडेंट्स को तैयार रखें। दूसरा, अभी तक की देखो जो जॉब साइट्स हैं वो परमानेंट वर्क पे ज़्यादा फोकस करती हैं, जैसे Naukri.com, monsterjobs.com, ये सब परमानेंट जॉब्स पे फोकस करती हैं, और गिग वर्क के लिए साइट्स फिलहाल कम हैं तो सही, जैसे freelancer.com है, लेकिन बड़े स्केल पे ऐसी वेबसाइट्स भी डेवलप होनी चाहिए, ऐसे पोर्टल भी होने चाहिए जहां पर आसानी से जो फ्रीलांसर हैं वो काम को ढूंढ सकें, और जो कंपनीज हैं वो जब जॉब को पोस्ट करें, असाइनमेंट को पोस्ट करें, तो उनके पास अच्छी चॉइसेस उपलब्ध हों। सरकार भी प्रॉपर रूल्स और रेगुलेशन बना सकती है गिग इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए। ये कुछ सजेशंस राइटर के द्वारा अपनी तरफ से दिए जाते हैं। एग्जाम्पल दिया जाता है कर्नाटक गवर्नमेंट का। कर्नाटक गवर्नमेंट ने हाल ही में चर्चा करनी शुरुआत की थी कि एक नया लेबर कानून हम ला सकते हैं गिग इकोनॉमी को रेगुलेट करने के लिए। तो हमारे देश में विभिन्न राज्य इस प्रकार का कानून ला सकते हैं, या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट भी इस प्रकार का कानून ला सकती है, क्योंकि लेबर जो है वो कॉन्करेंट सब्जेक्ट में आता है। ये थी हमारी
डिस्कशन थोड़ी ना ख़त्म हुई है, ये आर्टिकल हमारा ख़त्म हुआ है, चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल एजुकेशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो, जब से ये महामारी आई है दुनिया भर के स्कूल्स बंद हैं। विभिन्न देशों ने कोई प्लान भी जारी नहीं किया है कब वो स्कूल को रीओपन करने वाले हैं। यूनेस्को के एक डेटा के अनुसार 100 देशों ने अभी तक कोई भी डेट अनाउंस नहीं की है कि वो स्कूल्स को कब ओपन करेंगे, जबकि 65 देश ऐसे हैं जिन्होंने डेट बताई है कि वो स्कूल्स को पार्शियल रीओपन कर सकते हैं या फिर फुली रीओपन कर सकते हैं इस डेट से, जबकि 32 देश ऐसे हैं जिन्होंने साफ तौर पे बोल दिया है हम इस एकेडमिक ईयर को ऑनलाइन ही कंप्लीट करेंगे, स्कूल्स हम ओपन नहीं करने वाले हैं। कुछ डेटा की अगर देखो हम बात करें, वर्ल्ड में टोटल 190 देशों में ऑलमोस्ट 160 करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो स्कूल जाते हैं। इंडिया की बात करें, इंडिया में स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या है 250 मिलियन। अब इन बच्चों के जो पेरेंट्स हैं वो चिंतित हैं क्योंकि कोविड-19 के केसेस हमारे देश में दिन प्रतिदिन बढ़ते जा रहे हैं, तो उनमें एंजाइटी है, अनिश्चितता है कि बच्चों को स्कूल भेजें या फिर ना भेजें, और ये दिखती भी है। एक सर्वे कंडक्ट किया गया था 224 जिलों में, 18,000 पेरेंट्स से क्वेश्चन पूछे गए थे। उनमें से 37% पेरेंट्स ने ये कहा स्कूल तभी ओपन होने चाहिए जब जिले में एक भी केस ना हो पिछले 21 दिनों से, और जिले के आसपास 20 किलोमीटर के रेडियस में भी एक भी केस ना हो पिछले 21 दिनों से। 20% पेरेंट्स ने ये कहा स्कूल तभी ओपन होने चाहिए जब हमारे देश में कोविड-19 का एक भी केस ना हो, जबकि 13% पेरेंट्स ने यह तक कह दिया कि जब तक कि वैक्सीन डेवलप नहीं होती है तब तक स्कूल्स को ओपन ना किया जाए। तो देखो, हालात काफ़ी ज़्यादा अनसर्टेन हैं, इसीलिए एचआरडी मिनिस्ट्री ने भी ये डिसीजन पूरी तरह से स्टेट्स पे छोड़ दिया है कि आप अपने विवेक से डिसीजन लीजिए कब आप स्कूल्स को ओपन करना चाहते हो, कब नहीं ओपन करना चाहते हो। वैसे यूनियन मिनिस्ट्री ने गाइडलाइंस जारी कर दी हैं सैनिटेशन के बारे में, क्वारंटीन के बारे में, फिजिकल डिस्टेंसिंग के बारे में, या फिर इसी प्रकार के दूसरे रेलेवेंट एस्पेक्ट्स के बारे में। कोशिश हुई है हमारे देश में अलग अलग माध्यम से बच्चों की लर्निंग आउटकम को इम्प्रूव करने की, जैसे रेडियोज़, टीवी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, इन सब टूल्स का इस्तेमाल किया जा रहा है बच्चों को पढ़ाने के लिए। बट देखो, इनमें काफ़ी सारे चैलेंजेस भी हैं। सबसे बड़ा चैलेंज तो ये है कुछ स्कूल्स में इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, वो अफोर्ड कर सकते हैं ऑनलाइन लर्निंग, लेकिन कुछ स्कूल्स जो यूजुअल डेज में इंफ्रास्ट्रक्चर डेफिसिट से सफ़र करते हैं वो एकदम से डिजिटल लर्निंग से अपने आप को एडेप्ट नहीं कर पाएंगे। दूसरी दिक्कत देखो ये है माइग्रेंट वर्कर्स, मतलब सारी दिक्कतें ऑनलाइन लर्निंग से संबंधित नहीं हैं, स्कूल से संबंधित है मेनली ये सारी दिक्कतें। दूसरी दिक्कत ये है, देखो महामारी आने के बाद बहुत सारे माइग्रेंट वर्कर्स अब अपने अपने नेटिव स्टेट में लौट चुके हैं। पहले उनके जो बच्चे थे वो अलग स्टैंडर्ड के स्कूल में पढ़ते थे, लेकिन नेटिव स्टेट में पहुंचने के बाद उस प्रकार का स्कूल ढूंढना उनके लिए एक बड़ी चुनौती हो गई। नेक्स्ट देखो हुआ क्या है, इस महामारी के आने के बाद बहुत से लोगों की जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो खराब हुई है। तो बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स भी हैं जो पहले अपने बच्चों को अच्छे खासे प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ाते थे जिनकी फीस काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी, लेकिन अब उनके पास इतने पैसे नहीं हैं कि वो उन्हीं प्राइवेट स्कूल्स में अपने बच्चों को पढ़वा सकें। तो उनका फोकस ये है कि वो गवर्नमेंट स्कूल्स की तलाश कर रही हैं, अच्छे गवर्नमेंट स्कूल्स मिल जाएं ताकि वो अपने बच्चों को वहाँ पे पढ़वा सकें। देखो हमारे देश में आपको पता है 2 तरह के स्कूल्स हैं। वैसे तो आप बोलोगे कि और भी कैटेगरीज होती हैं, जैसे ट्रस्ट के स्कूल्स होते हैं, लेकिन फिलहाल 2 ही कैटेगरी पे हम फोकस करते हैं स्कूल्स की, एक गवर्नमेंट स्कूल्स, एक प्राइवेट स्कूल्स हैं। ट्रस्ट के स्कूल्स या फिर दूसरी टाइप के जो स्कूल्स हैं उन्हें एक बार छोड़ दीजिए। गवर्नमेंट स्कूल्स की दिक्कत ये है इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं होता, पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम रहती पेरेंट्स का ये कंसर्न रहता है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में हम बच्चों को पढ़वा तो दें, हमें डर लगता है कहीं लर्निंग आउटकम कम ना रह जाए, बच्चों का भविष्य दांव पर होता है, इसलिए खास करके जो मिडिल क्लास के पेरेंट्स हैं वो रिस्क नहीं लेना चाहते। दूसरी तरफ बात करें प्राइवेट स्कूल्स की, देखो प्राइवेट स्कूल्स में शिक्षा तो अच्छी मिलती है, लेकिन बात यह है
कॉमर्शलाइजेशन बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा फीस वसूली जाती है प्राइवेट स्कूल्स के द्वारा। अभी देखो एग्जाम्पल दिया जाता है राइटर के द्वारा, एक तरफ कोविड-19 की महामारी है, अलग अलग टूल से बच्चों को सिखाने की कोशिश हो रही है। ज़्यादातर प्राइवेट स्कूल्स का फोकस ना इस बात पर नहीं है कि कैसे बच्चों को सिखाया जाए, कैसे ये इंश्योर किया जाए कि बच्चों की जो लर्निंग है उसमें किसी प्रकार का डिसरप्शन ना आए। प्राइवेट स्कूल्स का फोकस इस बात पे है कि इनकम कैसे जनरेट की जाए। जैसे एग्जांपल दिया जाता है कुछ स्कूल्स का कि डिजिटल लर्निंग जब बच्चे कर रहे हैं तो कुछ स्कूल्स इंटरनेट फीस वसूलने लगे हैं, इंटरनेट फीस, लर्निंग फीस। उनका मेन मकसद ये है कि हमारी इनकम में किसी प्रकार की कटौती नहीं होनी चाहिए। ये देखो गलत है। अब बहुत सारा खर्चा प्राइवेट स्कूल्स का कम भी तो हुआ है ना, स्कूल्स लग नहीं रहे हैं तो बहुत सारा खर्चा उनका कम हुआ होगा, लेकिन नहीं, वो बस इनकम पे ध्यान देना चाहते हैं और उनके अनुसार ये गलत भी नहीं है, क्योंकि हम एंटरप्रेन्योर्स हैं, हम चाहते हैं हम साफ सुथरी कमाई करें, सरकार को टैक्स पे करें, लेकिन वो भूल जाते हैं इस बात को कि एजुकेशन जो है वो एक नोबल प्रोफेशन है। सिर्फ आप प्रॉफिट ओरिएंटेड एजुकेशन नहीं प्रोवाइड कर सकते, इससे बच्चों का जो भविष्य है वो खराब हो जाएगा। लास्ट में राइटर के द्वारा ये बोला जाता है, देखो बहुत सारे एजुकेशन संबंधित चैलेंजेस अभी हमारे देश में आ रहे हैं सामने। सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है कि सरकार खुद से इन चैलेंजेस को एड्रेस करे और जो सरकारी स्कूल्स हैं वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा हो, वहाँ पे क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड की जाए। एक बहुत ही अच्छी बात बोली जाती है आर्टिकल में लास्ट में, जब देखो स्वामी विवेकानंद 1894 में वापस आ रहे थे गांव से, तो उन्होंने महाराज ऑफ मैसूर को एक खत लिखा था। उन्होंने अपने खत में ये कहा था, हमारे देश में सभी बुराइयों की जो जड़ है वो है गरीब लोगों की कंडीशन। तो आवश्यकता ये है कि हम लोअर क्लास के लोगों को अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करें, इससे उनकी जो खोई हुई इंडिविजुअलिटी है वो हासिल कर सकेंगे गरीब लोग। ये बात स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा लिखी गई थी अपने एक खत में जो उन्होंने लिखा था महाराज ऑफ मैसूर को। गांधी जी की भी एक बात का जिक्र किया जाता है। गांधी जी ने कहा था, अगर देखो सबका भला होता है तो इंडिविजुअल का भला भी उसमें हो जाता है। एक वकील का काम की उतनी ही वैल्यू है जितने की एक बार्बर के काम की है। चाहे वो एक मजदूर की लाइफ हो या फिर टीलर की लाइफ हो जो खुदाई करता है खेत में, या फिर हैंडी क्राफ्ट्समैन की लाइफ हो, सबकी जो लाइफ है वो वर्थ लिविंग होनी चाहिए। ये बात गांधी ने बोली थी। इन दोनों बातों को हम स्वामी विवेकानंद के कोट को और गांधी जी के कोट को एसेस में और एथिक्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो राइटर का सजेशन यही है, सरकार एजुकेशन संबंधित इन सभी चैलेंजेस को एड्रेस करें जल्द से जल्द। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल कोरियन पेनिनसुला में टेंशन से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। देखो ऑलमोस्ट 2 साल पहले यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग के बीच सिंगापुर में बातचीत हुई थी। तो उस समय यह कहा जा रहा था ये हिस्ट्री में वाटरशेड मूवमेंट है। इस मीटिंग में ट्रंप के द्वारा ये मांग की गई थी कि नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को पूरी तरह से छोड़ दें। कंप्लीट, वेरीफिएबल एंड इरिवर्सिबल डीन्यूक्लियराइजेशन, मतलब पूरी तरह से नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दें, उसे वेरीफाई किया जा सके और नॉर्थ कोरिया फिर से न्यूक्लियर वेपन्स को ना हासिल कर सके। ये हमें अचीव करने की आवश्यकता है। बदले में हम नॉर्थ कोरिया के ऊपर लगे सभी सैंक्शंस को हटा देंगे। लेकिन किम जोंग देखो चिंतित थे। उनको पता था यूएसए कुछ डिक्टेटर्स को पसंद नहीं करता है, जैसे सद्दाम हुसैन, लीबिया के लीडर गद्दाफी। उनको ना सिर्फ गद्दी से हटा दिया गया यूएसए के द्वारा, बल्कि उनकी हत्या भी कर दी गई। तो नॉर्थ कोरिया को ये डर है कहीं हम हमारे न्यूक्लियर वेपन्स को छोड़ दें तो ऐसा ना हो बाद में यूएसए नॉर्थ कोरिया में मिलिट्री इंटरवेंशन कर दें। तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग की मांग ये थी कि हम स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। हम एक योंगब्योन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स को बंद कर देते हैं और बदले में थोड़े से सैंक्शन आप हमारे ऊपर से हटा लीजिए। इस प्रकार से ट्रस्ट बिल्ड होगा दोनों देशों के बीच और स्टेप बाय स्टेप हम आगे चलते रहेंगे। लेकिन इस पर कोई बात नहीं बन सकी। 2 साल हो गए इस बात को। इसी बीच यूएसए और साउथ कोरिया ने मिलकर
एक मिलिट्री एक्सरसाइज को परफॉर्म किया। इससे नॉर्थ कोरिया चिढ़ गया। 31 दिसंबर की डेडलाइन दी गई थी नॉर्थ कोरिया के द्वारा यूएसए को कि कम से कम आप थोड़े बहुत सैंक्शंस तो हटाइए, लेकिन यूएसए ने इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इस वजह से इसके बाद एक मिसाइल टेस्ट परफॉर्म किया गया नॉर्थ कोरिया के द्वारा। एक नहीं, वैसे तो काफ़ी सारे मिसाइल टेस्ट परफॉर्म कर चुका है नॉर्थ कोरिया 31 दिसंबर के बाद, क्योंकि डेडलाइन बीत चुकी है। लेकिन अब देखो रिश्ते एकदम से फिर से खराब हो गए, बहुत ज़्यादा खराब हो गए। क्या हुआ? देखो बहुत सारे डिफेक्टर्स जो नॉर्थ कोरिया से भागकर साउथ कोरिया में आ जाते हैं, उनके द्वारा बॉर्डर के नज़दीक इस प्रकार के गुब्बारे हवा में उड़ाए जाते हैं जिस पर किम जोंग के खिलाफ लिखा होता है, और ये जो गुब्बारे हैं ये नॉर्थ कोरिया में पहुंच जाते हैं और नॉर्थ कोरिया इससे बहुत ज़्यादा चिढ़ जाता है। नॉर्थ कोरिया का कहना है साउथ कोरिया को कि भैया आप ऐसे लोगों को रोकते क्यों नहीं, जो ये प्रोपगेंडा वाले गुब्बारे जो हैं वो हमारे देश में भेजते हैं। मतलब प्रोपगेंडा नॉर्थ कोरिया के हिसाब से हुआ। वैसे तो जो बातें इन्होंने लिखी होती हैं कुछ कुछ सही भी होती हैं, लेकिन नॉर्थ कोरिया तो उन बातों को प्रोपगेंडा ही बोलेगा ना। तो नॉर्थ कोरिया चिढ़ गया। उन्होंने कहा कि हमने बहुत बार साउथ कोरिया को बोल दिया, साउथ कोरिया एक्शन नहीं ले रहा है। तो नॉर्थ कोरिया ने धमकी दी कि हम बॉर्डर पर फिर से फोर्सेस को डिप्लॉय करेंगे। और इसके बाद उन्होंने जॉइंट लाइसन ऑफिस, दोनों कोरियाज के बीच कम्युनिकेशन के लिए एक ऑफिस इस्टेब्लिश हुआ था, जॉइंट लाइसन ऑफिस, इस ऑफिस को डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब साफ तौर पर सिग्नल देने की कोशिश की नॉर्थ कोरिया ने कि हमसे आप बातचीत कीजिए, अदरवाइज समय जो है वो निकलता जा रहा है। खास करके ट्रंप का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश की है नॉर्थ कोरिया ने। लेकिन ट्रंप अभी फिलहाल देखो बहुत सारे दूसरे इश्यूज में व्यस्त हैं और वैसे भी इलेक्शन होने वाले हैं। दूसरे इश्यूज जैसे कोविड-19 की महामारी, इकोनॉमिक कंडीशन, वहाँ पे प्रोटेस्ट भी चल रहे हैं, सिविल अनरेस्ट है। तो इन सब इश्यूज में ट्रंप जो हैं व्यस्त हैं। आर्टिकल में ये कहा जाता है, देखो एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी कोरियन पेनिनसुला में पीस इस्टेब्लिश करने की, थोड़े से शुरुआत करनी चाहिए थी। अभी भी देखो औपचारिक रूप से दोनों कोरियाज के बीच, नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच वार जो है वो खत्म नहीं हुआ है। ये लो हैंगिंग फ्रूट था, इसे अचीव किया जा सकता था। मतलब औपचारिक रूप से आप कम से कम वार तो खत्म कर सकते थे, इस पे दोनों देशों के बीच सहमति बन सकती थी, लेकिन इसे भी अचीव नहीं किया गया। अब ट्रंप को यह डिसाइड करना है कि वो उनकी जो 2 मीटिंग्स हुई किम जोंग के साथ, क्या चाहते हैं फ्यूचर में उन मीटिंग्स को किस प्रकार से देखा जाए। क्या वास्तव में उनको वाटरसाइड मूवमेंट के रूप में देखा जाए या फिर एक फेलियर के रूप में देखा जाए, ये ट्रंप को डिसाइड करना है। ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया कोरियन पेनिनसुला में टेंशंस के बारे में। ये थी हमारी आज की डिस्कशन। फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।